और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए एक जाना पहचाना नाम है। आपके यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करके आगे मेडिकल और उनमें गए हैं। आप बच्चों को भी आगे आपके आपके मम्मी पापा के सभी के सपने हैं कि आप में से भी बहुत सारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर्स और सिविल सेवाओं में जाएंगे। तो उनकी तैयारी के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें एक्सपर्ट से जाननी है, कौन कौन से एग्ज़ाम पेपर्स आपको क्लियर करने होंगे, उनका क्या स्टेप्स है, मेडिकल के लिए कौन कौन से विकल्प हैं आपके पास, डॉक्टर्स के अलावा भी और किस किस क्षेत्र में आप कैरियर बना सकते हैं मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियर के क्षेत्र में आप आईआईटी से लेके और किस तरह से बीटेक या अन्य डिप्लोमा कोर्सेज कैसे कर सकते हैं, उनके लिए आपको अभी से ही इस स्ट्रेंथ लेवल से किस तरह से आपको 6 से आगे बढ़ना है, ऐसे करके आपको ये सब चीज़ें जानने को मिलेंगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मैं शारदी को नमन करता हूँ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी टीचर्स को अभिनंदन करता हूँ कि आज मेरे काउंसलिंग के लिए हमें इनवाइट किया गया। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आज जो हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या मना रहे हैं आज हम? करियर डे। करियर डे किस उपलक्ष्य में मना रहे हैं? कौन थे स्वामी विवेकानंद? इनके बारे में कुछ एक ऐसी बात जो आप जानते हो जिससे हमारे तन बदन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जन्म दिवस के ऊपर एक दिवस जो माना जाता है वो युवा दिवस है। कौन सा दिवस है? युवा। अब इसे युवा दिवस ही हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विवेकानंद ने जब जन्म लिया और जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु 39 साल के जब वो थे उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया उनका, तो उन्होंने बताया कि इन्होंने अपने जीवन काल में जितना भी इन्होंने जीवन जिया, उस जीवन काल में इतना काम किया कि अपने शरीर को इतना ज्यादा काम में लिया कि जितना एक 80 साल का व्यक्ति काम में लेता है उतना इन्होंने केवल 39 वर्ष की आयु में अपने शरीर को काम में लिया। इस वजह से ऑर्गन्स फेल हो गए, ऑर्गन्स फेल होने की वजह से उनकी डेथ हुई। इसीलिए हम युवा दिवस मनाते हैं कि उन्होंने अपनी, क्योंकि युवा लगभग उम्र पाली जाती 40 साल की, ठीक है, तो युवा रहते हुए उन्होंने वो सारी अपॉर्चुनिटीज गेन की जो एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति 80 साल भी नहीं करता। इसलिए हम युवा दिवस मनाते हैं और इसी दिन को सरकार ने निर्धारित किया कि हम इसको करियर डे के रूप में मनाएंगे। अब बात क्या है, क्या होता है? हम करियर डे मना रहे हैं, ये करियर होता क्या है? करियर मतलब हमने जो सोचा हो, हमने कोई निर्धारित किया हो, कुछ तय किया हो कि हमें ये बनना है, वो बनने की जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए जो हम काम में रहते हैं, वो जो चयन किया है हमने, उसे हम बोलते हैं करियर। अब ऐसे कितने विद्यार्थी हैं इसमें से जिन्होंने चयन किया हुआ है कि मुझे तो ये बनना है? हाथ खड़े। कितनों ने चयन किया हुआ है कि मुझे ये चीज बननी है? सबने तय किया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि जो चीज आपने तय की है बनने के लिए, उसका प्रोसेस क्या है? कितने लोगों को पता है? अब हम करियर जब तय करते हैं तो कैसे तय करते हैं? हमने फिल्म देखी, हमने आसपास किसी भाई बहन को देखा कि भाई ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, ठीक है, या फिर फिल्म में देखा, हमने कोई इंजीनियर देख लिया, कोई डॉक्टर देख लिया, कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट देख लिया, हमने वहां से अपने आप की इमेज बनाई कि यार मेरे को भी यही बनना है। सामान्यतः करियर का निर्धारण हम इस प्रकार से करते हैं। ये करियर निर्धारण का सही तरीका नहीं है। आपको चयन करना है, आपको क्या बनना है। बनने के लिए अपने शिक्षकों से पहली बात पूछनी चाहिए कि मुझे ये बनना है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। कई विद्यार्थी इसमें जिन्होंने साइंस लिया होगा, ठीक है, अब साइंस का चयन किस प्रकार से करता है बच्चा कि मुझे बायोलॉजी लेना है, मुझे मैथमेटिक्स लेना है। ये दो प्रकार से चयन हुआ केवल। और कई जगहों पर किस तरीके से विषय चयन किया था, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। इतना ही करियर का निर्धारण होता है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्यों नहीं है? क्योंकि बायोलॉजी जैसे कई बार बच्चे किस प्रकार से लेते हैं कि मुझे मैथ से डर लगता है इसलिए बायोलॉजी लेता हूं। कई बच्चे मैथमेटिक्स क्यों लेते हैं कि बायोलॉजी में याद नहीं होता, डायग्राम नहीं बनते, इसलिए मैथमेटिक्स ले रहे हैं। क्या ये सही तरीका हो सकता है क्या? हमने सोचा कि मुझे एक आईआईटीएन बनना है। अब आईआईटीएन होता क्या है? इस दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की श्रेणी में आने वाले जो कॉलेज है वो है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज।
ये एग्जाम कंडक्ट करवाया था एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा। इसका प्री को जिसको बोला जाता है मेन लेवल, एनटीए कंडक्ट कराता है। इसके बाद इसका सेकंड लेवल होता है, वो सेकंड लेवल कंडक्ट कराता है जेई एडवांस्ड। 7 कॉलेज की बॉडी है वो, ऐसे 7 कॉलेजेस है, टॉप मोस्ट कॉलेजेस है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं। अब ये जो एडवांस लेवल का जो एग्जाम है, ये दुनिया के सेकंड टफेस्ट एग्जाम में आता है, सेकंड टफेस्ट एग्जाम में आता है दुनिया के, इस लेवल का एग्जाम है। तो आप सोच सकते हो उस चीज की जो पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई किस लेवल की है। आपको अच्छे कॉलेज में नर्सिंग करना है, इसकी एलिजिबिलिटी भी इसी से आएगी। आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है, उसकी एलिजिबिलिटी नीट से होगी। अगर आपको एलोपैथिक डॉक्टर बनना है तो उसकी एलिजिबिलिटी भी नीट से ही होने वाली है। लगभग 22 लाख बच्चों ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, उनमें से 95,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो कंपटीशन लेवल हम देख सकते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में आने वाले बच्चों को कम से कम 620 प्लस नंबर आने पड़ते हैं 720 में से, कम से कम, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। अच्छा कॉलेज मिलेगा अगर आपको, तो आपके पेरेंट्स के ऊपर फीस का बर्डन भी कम आएगा, ठीक है। जैसे अगर हमें एमबीबीएस ही करनी है तो रशिया, यूक्रेन, ऐसी कई सारी कंट्रीज में हम जाके कर सकते हैं, लेकिन वहां पैसा कितना लगेगा? 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जेब में लेके जाओ, बन के आ जाओ डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हमारे पेरेंट्स। इसके लिए हमारे पास एग्जाम है नीट, इसमें अगर हम अच्छी रैंक लेकर आते हैं तो सरकार सब्सिडी भी देती है। आपके फीस को स्पॉन्सर करने के लिए कई सारे बैंक आ जाएंगे कि हम आपकी फीस दे रहे हैं, कई सारे बैंक आ जाएंगे, हमसे लोन ले लो, आप पढ़ाई कर लो। 5 साल की एमबीबीएस होती है, 5 साल के एमबीबीएस के बाद दोबारा से नीट होता है एक एग्जाम, वो होता है नीट पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, ये होता है नीट यूजी अंडर ग्रेजुएशन, जो भी 12वीं के साथ आप देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पीजी होता है, पीजी के अंदर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मुझे किस प्रकार का डॉक्टर बनना है, मुझे हार्ट का स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे लिवर का स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे ब्रेन का स्पेशलिस्ट बनना है, उसके लिए एग्जाम होता है। वो हालांकि बात की बात। तो 5 साल ये, 3 साल लगभग उस पर लगेंगे अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। आपको 8 साल का कोर्स ये हो गया। उसके बाद 8 साल के बाद आपको रेजिडेंट डॉक्टर बनना पड़ेगा, मतलब लगभग आपको 12 से 15 साल आपको लगेंगे परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए। आपने कभी किसी डॉक्टर को देखा, बिल्कुल यंग डॉक्टर देखा आपने? बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बनते बनते एज थोड़ी सी निकल जाती है। उसके बाद अब देखो, जब हम मैथमेटिक्स का विकल्प चयन कर रहे हैं, ये हो गया नीट के लिए, मतलब बायोलॉजी अगर हम ले रहे हैं तो नीट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि बायोलॉजी लेने के बाद हम केवल नीट में ही जा सकते हैं, केवल हम डॉक्टर ही बन सकते हैं। आप बायोलॉजी लेने के बाद बीएससी करके एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए वापस से बात वही आती है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब एग्जाम कौन सा होता है उसके लिए? अगर आपको बीएससी करना है बायोलॉजी के बाद, केवल बीएससी करना है, बीएससी भी छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़े लेवल की चीज है। तो अगर आपको बीएससी करनी है और अच्छे कॉलेज से करनी है तो उसके लिए एग्जाम होता है सीयूईटी का, ये भी साल में एक बार होता है। इसके फॉर्म आएंगे अप्रैल के अंदर सीयूईटी के, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट को चयन करके। इसका भी एक एमसीक्यू टेस्ट हुआ करता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जैसे बाकी जेईई का और नीट का होता है वैसे इसका भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके हिसाब से। इसके थ्रू आपको पूरे इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलता है, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज। जिससे आपने नाम सुनेंगे जेएनयू के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस टाइप की मोस्ट यूनिवर्सिटीज जो हैं जिसमें एजुकेशन लेवल बहुत हाई है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, वो पढ़ाते हैं आपको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करवाते हैं। कंपनीज जहां पर आके रिसर्च करती है अपनी, जहां के स्टूडेंट्स को ले जाकर कंपनी रिसर्च करवाती है। हर कंपनी के पास एक अपना डिपार्टमेंट होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वहां पर सारे बीएससी ग्रेजुएट को ही लेके जाए जाते हैं। किसी भी फील्ड की हो सकती है, जितनी भी कंपनियां होती हैं। तो बीएससी भी छोटा कोर्स नहीं है, यानी कि बायोलॉजी लेने के बाद आप बीएससी कोर्स के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी लेने के बाद होता है बी फार्मा, यानी आपको मेडिकल सेक्टर में जाना है लेकिन मेडिसिन में जाना है, फार्मास्यूटिकल्स में जाना है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाना है आपको, तो उसके लिए कोर्स होता है बी फार्मा। यही बायोलॉजी के साथ ही रखते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, ये बायोलॉजी की स्ट्रीम से। अब किसी को लगता है कि मैंने बायोलॉजी ले ली, लेकिन बायोलॉजी लेने के बाद मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन एंड नहीं है कहीं भी आपके करियर का। आपको लगता है मैं डॉक्टर बनने के बाद मुझे तो आईएएस बनना है। आईएएस समझते हो क्या होता है? आईएएस क्या बनता है उसके बाद? डीएम, कलेक्टर बनते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हमें पार्टिसिपेशन मिलता है।
तो एमबीबीएस करने के बाद, बीएससी करने के बाद, साइंटिस्ट बनने के बाद भी आप ये आईएएस का एग्जाम दे सकते हो, वहां भी आपका विकल्प है। कई सारे डॉक्टर्स हैं जो आईएएस बन गए एमबीबीएस करने के बाद। बात होती है मैथमेटिक्स के बाद क्या केवल इंजीनियर बन सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां भी जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो वहां जा सकते हो आप, किसी भी फील्ड में। आपको इंजीनियरिंग नहीं करनी, मत कीजिए, बीएससी कीजिए, सिंपल बीएससी ग्रेजुएट। मैंने वही कहा, सीयूटी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, अच्छे यूनिवर्सिटी से आपको सीयूटी का एग्जाम फाइट करना है, अच्छी रैंक लानी है, अच्छे कॉलेज में पहुंचेंगे हम, अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो अच्छे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे, वो कोर्स कंप्लीट करना है। एक तरीका वो हो गया। उसके बाद आपको वही आर&डी डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है, ठीक है। देन उसके बाद मैथमेटिक्स से 12th करने के बाद आपके पास डिफेंस के भी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। अब डिफेंस क्या होता है? आर्मी, ठीक है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनए नेवल एकेडमी। यानी कि आपको एनडीए यानी कि आपको डायरेक्ट बनना है कर्नल, लेफ्टिनेंट, तो सीधे आपको एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, एनए क्वालिफाई करना पड़ेगा। ओवरऑल कंट्री से 250 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं हर साल केवल। ये एग्जाम आप साल में 2 बार देते हैं 12th के साथ, एक बार जुलाई में होता है और एक बार आपके दिसंबर में होता है, दिसंबर जनवरी में। लेकिन इसके लिए रिटर्न एग्जाम के साथ आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फिजिकल की। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस होगी, वहां से 250 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा हर साल। नेवल एकेडमी, एनडीए होता है डिफेंस, मतलब ये जो आर्मी होती है उसके लिए, नेवल मतलब जो सी वगैरह में, जो सी कोस्ट में जो काम वर्क कर रहे होते हैं वो आर्मी ऑफिसर्स। बीएससी करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद या कोई भी स्ट्रीम कंप्लीट करने के बाद, मैथ से कोई भी स्ट्रीम कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्ट एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए समझते हो? मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें होती है, जितनी भी कंपनी होती है सबके पास एक सुपीरियर पर्सन होता है, मैनेजमेंट पर्सन, जो सबको हैंडल कर रहा होता है। उसके अंदर सब आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, अकाउंट्स आता है, सारा डिपार्टमेंट उसके अंदर आता है, वो कर सकते हैं हम। इसके लिए एग्जाम होता है सीएटी का, कैट का एग्जाम, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, या ग्रेजुएट होने के बाद ही दे सकते हैं, यानी कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी आपकी। अब वो ग्रेजुएशन किसी में भी हो सकती है। और सबसे ज्यादा सीएटी एग्जाम क्वालिफाई करने वाले जो बच्चे हैं वो इंजीनियर्स ही, यानी 10 में से लगभग 8 बच्चे इंजीनियर्स होते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? सोच के देखो, एक इंजीनियर अब इस पूरी दुनिया का टफेस्ट एग्जाम देके जा रहा है, यानी उसको पता है फाइट कैसे करना है। तो जब उसको फाइट करना आता है तो उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हुई कि नहीं हुई अदर के कंपैरिजन में? हुई ना कंपैरिजन में। दूसरा, मैथमेटिक्स लेने के बाद हमारा जो एप्टीट्यूड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एक सामान्य दूसरा विषय लेने वाले स्टूडेंट से मैथमेटिक्स वाला जो स्टूडेंट होता है उसका आईक्यू लेवल हायर होता है, यानी सोचने की तार्किक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर ज्यादा बन जाता है, क्योंकि मैथ में करते भी यही है ना, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। अभी कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। पहले तो आपको 11th में विषय लेना पड़ेगा, चलोगे? बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, फिर तो उसके बाद में एक एग्जाम एक एग्जाम तो 2 साल बाद होगे ना? तो सर अच्छा 12th के बाद? हाँ, 12th के साथ मतलब 2 साल तो रहेंगे। उस बीच में क्या करोगे? पढ़ाई कितनी? सर तकरीबन आपने जैसे कि अभी बताया कि हमें 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जब जाके हमें मतलब कि गोल अचीवमेंट होगा। 8 घंटे कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ना है, जैसे हम सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या होती है सब्जेक्ट पढ़ते टाइम, हम जब भी कोई विषय पढ़ रहे होते हैं तो हम केवल स्टडी कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। जबकि रीड पढ़ने का तरीका क्या है? देखो, नीट के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है? हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनटीए साफ साफ कहता है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन वास्तविकता क्या है कि एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन वो एनसीईआरटी के अंदर जो एक एक शब्द लिखा हुआ है वो एक एक शब्द का अर्थ हमें पता होना चाहिए, एक एक शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए, और वो सारे शब्द हमारे की पॉइंट में अवेलेबल होने चाहिए। तो जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो, कोई टीचर से आपको कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर कंप्लीट कराया है, उस चैप्टर की समरी आपको रेडी करनी है। समरी इन द सेंस छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी पूरी रंग बिरंगी होनी चाहिए आपकी। रंग बिरंगी का मतलब
हाईलाइट करनी चाहिए आपके पास, इस पॉइंट की जब एक बच्चे का मेरे को याद है आज भी एम्स में जब फर्स्ट रैंक आई थी एम्स के लिए, मतलब मेडिकल जब एम्स का अलग से एग्जाम हुआ करता था, तो उस बच्चे से पूछा गया कि आपकी फर्स्ट रैंक कैसे बनी, उसने कहा मैंने 17 बार एनसीईआरटी पढ़ी है, 17 बार, और हर बार मुझे नए शब्द मिले, हर बार मेरे अंदर नए क्वेश्चंस आए हैं। तो एक सब्जेक्ट को एक बार पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, 2 बार पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, 3 बार पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। 17 बार का तो उसने उदाहरण दिया है। अब वो बच्ची पढ़ने में अच्छी थी तो 17 बार में काम हो गया, होता हम पढ़ने में उतने अच्छे ना हो, तो मैं उसका 17 बार से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उसका मुझसे ज्यादा पढ़ने में अच्छे हो तो मैं 10 बार में काम हो जाएगा। तो की पॉइंट्स बनाने आपको समरी बनानी है। मान लो चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसकी समरी बनाई आपने। जब भी कोई आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो पहली बार में 100% नहीं होगा, कभी भी पहली बार में 100% नहीं होगा, ठीक है। तो पहली बार में हो सकता है वो चैप्टर आपको 20% 30% आया, अब आपको क्या करना है, दूसरी बार पढ़ना है उसको, दूसरी बार में 30 से होता 40 पर पहुंचे, 40% तक पहुंचेगा, अगली बार पढ़ोगे 40 से 50 पहुंचेगा, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका क्या, चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने समरी बना ली, उसकी समरी बनाने के बाद डेली उस समरी को पढ़ना है। जैसा किसी डॉक्टर के पास जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है, 7 दिन की दवाई लिख के देगा, 5 दिन की दवाई लिख के देगा, ऐसे होता है ना। ये नहीं होता कि भाई गोली लो, ये गोली लो, ठीक हो गया, नहीं होता ना ऐसा। 5 दिन 7 दिन का कोर्स दिया जाएगा आपको, फिर बोला जाएगा 7 दिन बाद दोबारा आना, बोलते नहीं बोलते। तो कई बार हो सकता है कि वो ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, फिर वापस से दूसरी दवाइयां दी जाए, मेडिसिन दी जाए, फिर वापस से 7 दिन का 10 दिन का टाइम दिया जाता है, ऐसे ही होता है। ये ऐसे ही हमारी पढ़ाई है, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, एक चैप्टर एक दिन पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। लगभग उस चैप्टर को आपको लगातार 7 से 15 दिन तक पढ़ना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कि आपको आपका मेंटल लेवल कितना स्ट्रांग है। अब पूरा चैप्टर डेली नहीं पढ़ना, हमें की पॉइंट्स पढ़ने डेली बेसिस पर। तो आप देखोगे आपका सब्जेक्ट, आपका जो चैप्टर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा डे बाय डे। 15वें दिन तो आपकी हालत ये होगी कि आपको टीचर कहीं से भी क्वेश्चन जरूर आके आपको आइडिया लग जाए कहां से क्वेश्चन आए, ठीक है। इस तरह की तैयारी करने, जैसे कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मैंने बायो ले ली, तो मैं कौन से फील्ड्स के अंदर जा सकता हूँ साइंटिस्ट के, जैसे स्पेस एजेंसी, बायो के सेल्स वगैरह, ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स में जा सकता हूँ? देखो बायोलॉजी के साथ स्पेस में नहीं जा सकते हो। अगर आपको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में जाना है तो आपको मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी, है ना। बायोलॉजी के साथ आपके पास जो टेक्निकल फील्ड अवेलेबल है वो है बायोटेक, यानी कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो लेकिन बायो से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड साइंटिस्ट आप बन सकते हो। लेकिन आपको ओवरऑल साइंटिस्ट बनना है अगर, तो आपको मैथमेटिक्स डिवीजन लेना पड़ेगा। हाँ, मैथ्स के साथ आप बायो ले सकते हो, वो विकल्प है। अब इसके लिए सीयूईटी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जैसा मैंने कहा आपको। सीयूईटी के अंदर जो सबसे अच्छे कॉलेज है आईआईएसआर, इसरो का नाम सुना है? यस सर। इसरो के अंदर साइंटिस्ट जाते हैं, कहां से जाते हैं? आईआईएसआर बैंगलोर से, आईआईएसआर हैदराबाद से। तो आईआईएसआर हैदराबाद और बैंगलोर आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपकी सीयूईटी के अंदर रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए। आईआईएसआर के कुछ कोर्सेज जो है, जैसे बीएससी कोर्स में जो बीएससी कोर्सेज वहां पर होते हैं, उन कोर्सेज के लिए जेई मेन का जो एग्जाम होता है वहां से भी सिलेक्शन होता है, वहां से भी आप सीट वहां से अलॉट करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको विकल्प बीएससी का लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको मैथ्स सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, आपको साइंटिस्ट बनना है। उनकी मतलब कि क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई कि मुझे और भी कुछ बनना है। बिल्कुल। तो सर जैसे हमारी क्यूरियोसिटी भी जग गई कि हमें डॉक्टर तो हैं पर हमें साइंटिस्ट बनना है, तो फिर से हम क्या करेंगे? डॉक्टर के बाद साइंटिस्ट तो पॉसिबल नहीं ना, लेकिन हाँ ये है कि जैसे मैंने कहा ना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है वो एक्चुअल में क्या है, रिसर्च बेस्ड ही है एक तरीके से। लेकिन साइंटिस्ट देखो कई तरह के साइंटिस्ट हैं, एक रिसर्च वाले साइंटिस्ट हो गए। रिसर्च साइंटिस्ट मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर की हो सकती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है। अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीबीएस में किया है, आप अगर रिसर्च करना चाहते हो किस फील्ड में करोगे? मेडिकल फील्ड में करोगे ना, तो वो वहां के आप साइंटिस्ट ऑलरेडी बन जाओगे, मतलब एक तरीके से ऐसा होगा। जैसे हमारे जो एम्स की जो सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आर्ट्स लेना पड़ेगा, और आर्ट्स मतलब 12वीं तक आपको आर्ट्स लेनी है। उसके बाद क्लेट का एग्जाम होता है, सीएलएटी का, वो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना रहता है। तो आपको वही देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम धारण किया है और बहुत सारे पदों को सुशोभित किया है। हमारे बीच में आर्यन सर बैठे हैं, आप भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए बच्चों को कुछ कैरियर से रिलेटेड जानकारी दें। उससे पहले मैं राजकुमार जी और अजय जी से निवेदन करूंगा, एक बार स्वागत सत्कार माल्यार्पण कर आपका स्वागत करें। आप हमारे
हर छोटे निवेदन पर उपलब्ध होते हैं बच्चों के उसमें। अच्छे ताली बजाकर एक बार स्वागत। आप भी RAS भी रहे हैं। आदरणीय आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को दो सब एरिया से रिलेटेड पढ़ाई से संबंधित आप दें। माननीय विद्यालय के प्राचार्य जी और श्रीमान जी जो 3D क्लासेस से टीचिंग का जो वो प्रोत्साहित मोटिवेट करते रहते हैं बच्चों को, और स्कूल के और स्टाफ एंड प्यारे बच्चे, तो देखो सबसे पहले तो है ना बच्चों के लिए 3 सूत्र याद रखना चाहिए: दूरदृष्टि, पक्का इरादा और कड़ी मेहनत। इन तीनों को आप फॉलो करोगे तो आप है ना कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। दूसरा मेरा कहना ये है कि लाइफ में है ना टारगेट निश्चित करना चाहिए, है ना साहब। तो भाई अपन को ये बनना है तो उसके अनुरूप ही है ना अपने को मेहनत और वो करना पड़ेगा। अब मैं मेरे ऊपर बताऊं, हमको तो इस तरह मोटिवेट करने के लिए है ना कोई किसी ने कुछ नहीं बताया था। हम मैसरा स्कूल में पढ़ते थे, बारिश में नड़े नाकड़ों में आते जाते थे। बाद में है ना ये अपने रामकरण जोशी में 6ठी में एडमिशन लिया, लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहा था कि हम सबसे आगे रहें। मतलब मैं आपको बताऊं, हम 6ठी 7वीं में पढ़ते थे तो मैच हुआ करते थे, तो फुटबॉल का मैच था, मेरा भी शौक था खेलने का। तो एक तो 8वीं क्लास और 7th क्लास जिसमें मैं पढ़ता था, हम उसमें फाइनल में पहुँचे। तो मैंने एक गोल कर दिया 8 फॉरवर्ड, मैं फॉरवर्ड खेल रहा था। फिर मुझे है ना कि यार इनको बैक पे खिलाओ ताकि अपन बराबर रह सके। तो हमें इतना जुनून था कि है ना हारना है ही नहीं। तो हम खेलते खेलते इतने भिड़े, मेरे है ना 4 टाँके आए थे फिर हम जीत भी गए। तो मेरा मतलब कहना कि एक ही है ना, आदमी को हमेशा आगे रहने की सोच रहना चाहिए। अच्छा साहब, अब हम कैसे तैसे है ना मैट्रिक कर लिया, फिर मैं सीनियर में उसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। तो हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, तो मुझे है ना कहीं इसमें फैक्ट्री में जॉब लगा दिया। गोड फैक्ट्री है ना, और फैक्ट्री में जॉब करते करते 2-4 महीने बाद में वहाँ के जो मैनेजर था ना उसने मुझे हटा दिया। अब फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम आ गई 3 दिन बाद में, फिर भी मैंने है ना हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाई की। और मतलब बुक कीपिंग में मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था, बुक कीपिंग में मैं सप्लीमेंट्री आया और बाकी है ना 36% सब में। फिर मैंने सप्लीमेंट्री दी, उसमें अच्छे मार्क्स आए। फिर अब मैं तो 0% रही मेरी, लेकिन मैंने फिर है ना 2nd ईयर 3rd ईयर में अच्छी मेहनत की और 2nd डिवीज़न बना लिया। तो लाइफ में है ना जो कभी एक तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये वो कहते हैं ना, असफलता ही सफलताओं की कुंजी होती है। इसके बाद साहब हम मेरा कोई वो नहीं था, ये पैंट बुशर्ट और नौकरी का ही चार्म था कि यार अपन भी पैंट बुशर्ट पहने नौकरी करें। तो हमने है ना RPSC का एग्ज़ाम दिया, अच्छे हमने मेरिट में आए। मेरिट में आने से मुझे सचिवालय सर्विस मिल गया। अब वहाँ भी लोगों की नेम प्लेट देख देख के ये रहा कि यार अपन भी अपनी भी नेम प्लेट लगे। तो हमने अच्छी मेहनत की। हमें है ना जो हर CM के साथ में अटैच रखा था काम। तो मैं है ना RS के इक्वल टू होता है RSS, हमारा सेपरेट सर्विस होती है। तो उसमें है ना मेरा सिलेक्शन होता गया और मैं है ना जो डिप्टी सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ। बाद में रिटायरमेंट के बाद में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इसलिए आज से मुझे एडवाइजर टू ADR एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ADR में बनाया गया। और मुझे मतलब काफ़ी हमारा इज्जत होती थी। CMO में रहते हुए ना हर आदमी मुझे जानता था। मुझे पता नहीं कितना ये सारे वगैरह मुझे जानते हैं। ये सारे CM है ना उनके साथ काम किया है। ये सारे CM वसुंधरा मैडम, गरत वगैरह सब जानते हैं। क्लैपिंग तो कर दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी को है ना जो टारगेट बना लो तो उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत और वो करो तो आदमी हर कुछ है ना बन सकता है। अब हमें तो टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाया, छोटी मोटी नौकरी कर करके आगे बढ़े।
अब आपकी तरह है इन लोगों को जैसे इन्होंने बताया वैसे कोई हमें मोटिवेट करने वाला ही नहीं था। तो मेरा कहना है कि आप जो कुछ चाहोगे तो वो सब कुछ बन सकते हैं। अब्दुल कलाम ना आप देखो साइंटिस्ट बना हिंदुस्तान का, है ना, दुनिया का कह सकते हो आप, मिसाइल मैन जिसको कहते हैं। हम त्रिवेंद्रम में श्वेतबंध रामेश्वर में गए थे, उनका रेजिडेंस का जो कॉलोनी थी वो हमने देखी है, मतलब मछुआरों की कॉलोनी है वो, और उसमें है लाइट के नीचे पट के है ना वो वैज्ञानिक बने। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी जो कुछ चाहे ना वो सब कुछ बन सकता है। बाकी 3 सूत्र याद रखो, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि, यही मेरा आपका कहना है।